ओके राजा बेटा, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आपको पता है कि हमारा यूनिट चल रहा है न्यूट्रिशन वाला। और न्यूट्रिशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन उन चीज़ों को हासिल करता है जिससे उसकी टिश्यू बिल्ड होगा और उसको एनर्जी मिलेगी। वो सब्सटेंस जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट हासिल करने का जो प्रोसेस है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके होते हैं। हम जो है कि ब्रॉडली न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वी हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे काइंड का मोड है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है खुद से सिंथेसाइज करेगा, जिसके अंदर शुमार होता है प्लांट्स का, एल्जीज का, कुछ बैक्टीरियाज का, कुछ प्रोटोजोन का। इसके अलावा दूसरे वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफिक इंडिविजुअल हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिसके अंदर शुमार होता है ह्यूमंस का, एनिमल्स का, फंजाई का, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज का और प्रोटोजोन का। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें वेरिएशन देखी थी, टाइप्स देखी थी कि जो फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ये दो तरीके के होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो जो कि एनर्जी हासिल करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल के लिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स। फोटोसिंथेटिक वो काइंड के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे जिनको एनर्जी सनलाइट से मिल रही होगी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी हमने अलग अलग टाइप देखी थी। वी हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वी हैव प्रेडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसके अलावा सेप्रोट्रॉफिक, इसके अलावा स्कैवेंजर्स, अलग अलग काइंड की न्यूट्रिशन हमने देखी थी हेटरोट्रॉफ के केस में भी। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ और टर्मिनोलॉजी समझी थी, जैसे कि मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन समझाया था इन केस ऑफ प्लांट। मिनरल न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मिनरल दो तरीके के होते हैं, देयर इज प्राइमरी, देयर इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, देयर इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये जो मिनरल है प्राइमरी मिनरल और जो है कि मैक्रो मिनरल और माइक्रो जो है कि ये मिनरल्स होते हैं। अच्छा, वो मिनरल जो कि ज्यादा मिकदार में चाहिए वो मैक्रो होंगे, जो कम चाहिए वो माइक्रो थे। कुछ मिनरल की हमने बात भी की थी जैसे कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा और कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद जो है कि हमने देखा था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है और फर्टिलाइजर किस किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, फर्टिलाइजर का मिसयूज क्या है, ये भी हमने समझ लिया था। अच्छा, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फूड कंपोनेंट इन डिफरेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन की जो न्यूट्रिशन है उसमें अलग अलग फूड कंपोनेंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, इसकी बात करेंगे। विटामिन क्या होते हैं, मिनरल क्या है, ये देखेंगे। इसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स की भी बात की जाएगी। सबसे पहले जो फूड कंपोनेंट ह्यूमन लेते हैं इसके अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, अगर हम जर्नल फॉर्मूले की बात करें, दोनों कान खुले रखने हैं, तो वो जर्नल फॉर्मूला ये होता है CH2O। CH2O, अगर आप इसको H2O को देखें तो ये किसका फॉर्मूला है और इसके साथ कार्बन अटैच्ड है ना, इस वजह से इसका फॉर्मूला समथिंग वाटर जैसा लग रहा होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सिमिलर है जो कि वाटर के अंदर होता है। दैट्स व्हाई इसे हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाएं और एक कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। ये देखिए, ये हमारे बिलव्ड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, OH 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 OH। तो इस तरीके से जब दो से ज्यादा चीजें हो जाती हैं उनके लिए हम पॉलीटर्म यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड मौजूद होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपको पता है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें CO और H हो, और कीटोन कौन सा होगा, C डबल हो। इधर भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, इधर कार्बन भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी हो सकती है। आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि या तो इनमें एल्डिहाइड मौजूद होगा या तो इनमें कीटोन मौजूद होगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ में आ रही है? एक बार रिपीट करते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, या तो कीटोन पाया जाएगा या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा। ग्लूकोज में कीटोन होता है, लेकिन ग्लूकोज का ही आइसोमर है ना फ्रक्टोज, उसमें कीटोन मौजूद है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, कीटोन में फ्रक्टोज में कीटोन है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फ्रक्टोज जो है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन और एल्डिहाइड इन दोनों में से एक होगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनमें बहुत सारे होंगे। क्योंकि ये सिंपल है, इनकी एग्जांपल मैंने इस वजह से आपके सामने बताई है। इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हैं आप, पॉलीमर कौन से होते हैं?
पॉलीमर, मोनोमर समझते हैं क्या होते हैं? मोनोमर कौन से होते हैं जी? ऐसी बात नहीं है, मोनोमर वो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम मोनोमर कहेंगे, और बहुत सारे मोनोमर जब एक साथ कंबाइन होंगे तो इनसे लार्ज मॉलिक्यूल जो बनेगा ना वो होता है पॉलीमर। ठीक है, एक वो टर्म भी मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है पॉलीमर और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या आपको इन दोनों के में डिफरेंस मालूम है? पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन बताएगा? सही, ऐसी बात नहीं है। देखें, पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल ये ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल हैं जिनमें बहुत सारे यूनिट मौजूद हों, यानी ये दोनों लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इनमें थिन लाइन डिफरेंस है। पॉलीमर ये वो काइंड के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर यूनिट सबके सब सेम हो, और मैक्रो मॉलिक्यूल ये वो काइंड के लार्ज मॉलिक्यूल हैं जिनमें यूनिट सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन है ना, प्रोटीन के मोनोमर क्या है? प्रोटीन के अमीनो एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो इनसे बनेगा प्रोटीन। ठीक है, सबके सब अमीनो एसिड सिमिलर हैं। अब प्रोटीन को हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड एक और मॉलिक्यूल हमारे पास होता है लिपिड। लिपिड के अंदर पता है कौन कौन से मोनोमर होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, देखें दोनों मोनोमर क्या सेम है? नो, और ये भी लार्जर मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर नहीं है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो आपको दिमाग में रखनी है ऐसे लार्जर मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम काइंड के यूनिट हैं, इट कुड बी पॉलीमर, इट कुड बी मैक्रो मॉलिक्यूल, बट अगर डिफरेंट काइंड के मोनोमर है तो उसे सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है और पॉलीमर भी है। जितने भी पॉलीमर है वो सब मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते। लिपिड जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर नहीं है। प्रोटीन पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी है। लिपिड पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी है। ये बात आ रही है समझ में? एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगी बात। अच्छा, तो इनके जो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर हो गया, इसे मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो मोनोमर होते हैं ना वो होते हैं सिंपल शुगर, जिन्हें मोनोसेक्राइड भी कहा जाता है। इतनी बात आ गई समझ में? अब तक मैंने आपको यह समझाया है कि इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है, और इनके मोनोमर क्या होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की लिटिल बिट क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, टाइप्स कैसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट की बेस पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट की बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट, वी हैव नॉन शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वीट इन टेस्ट हैं वो शुगर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे जो जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट लेस होते हैं, वो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट हैं। अच्छा, जो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें किनका किनका शुमार होता है? मोनोसेकेराइड का और डायसेकेराइड का। डायसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ये आपको याद रखना है। सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज अलोंग विथ पॉलीसेकेराइड, ये नॉन शुगर है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अब ये समझते हैं मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड और ये पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे काइंड के कार्बोहाइड्रेट जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे काइंड के कार्बोहाइड्रेट जिनको आप हाइड्रोलाइज करें, वाटर की मौजूदगी में ब्रेक करें तो आपको दो मोनोमर मिले, डायसेकेराइड। ऐसे काइंड के कार्बोहाइड्रेट जिनको आप हाइड्रोलाइज करें आपको 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिले, 10 से ज्यादा शुगर्स मिले, वो है पॉलीसेकेराइड। ये बात रिपीट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, एक तो बेस्ड ऑन द टेस्ट। टेस्ट की बेस पर दो तरह के होते हैं, शुगर वाले कौन से होंगे, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे वो कौन से होंगे? नॉन शुगर। अच्छा, शुगर के अंदर किसका किसका शुमार होता है? डायसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज अलोंग विथ पॉलीसेकेराइड किसके अंदर आते हैं? बेटा आ रही है बातें समझ में? अच्छा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर कितने हैं, अगर एक मोनोमर मिल रहा है तो, दो मिल रहे हैं तो, और अगर 10 से ज्यादा मिल रहे हैं तो, ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन मोनोमर्स है, बेस्ड ऑन मोनोमर्स। 10 से कम होंगे तो डायसेकेराइड। 2 to 10 तक है ना, 2 to 10 तक यहाँ तक डायसेकेराइड के अंदर आएगा। 2 से लेकर आपको 10 तक अगर मिल रहे हैं किसी को हाइड्रोलाइज करने से तो वो डायसेकेराइड है, 10 से ज्यादा मिल रहे हैं तो वो पॉलीसेकेराइड। आपको हाइड्रोलाइसिस का मतलब पता है क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, हाँ जी, वाटर का टूटना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन और OH मौजूद है, इसका दो मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो जाना, इसका दो हिस्सों में टूट जाना, एक जो है एक यूनिट के साथ इस्तेमाल हो जाएगा
और दूसरा जो है वो दूसरे यूनिट के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरीके से जो जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, इस एक के अंदर हाइड्रोजन और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन। इसको रिपीट करेंगे आप। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक जाना, ब्रेक हो जाना दो हिस्सों में। उन दो हिस्सों में से एक एक यूनिट के साथ यूज होगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। इस तरीके से बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। ये बातें आ रही हैं समझ में? आगे मूव कर सकते हैं। चलें जी, तो यहाँ तक तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि फंक्शन देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट ना फूड और स्टोरेज के तौर पे यूज होते हैं। हमारी बॉडी में अगर एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट है ना तो वो स्टोर हो जाएंगे। किस फॉर्म में? याद रखना है आपको, एनिमल की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं और प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है फूड स्टोरेज में। अच्छा, स्ट्रक्चरल, हमने अगर आपको थोड़ा सा याद हो, प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है? सेल वॉल, नो नो, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। फंजाई की सेल वॉल में क्या मौजूद होता है? काइटिन, विच इज ऑल्सो नोन एज चिटिन। वो भी वो भी जो है कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा एनर्जी, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी हो रही होती है। इतनी बात आ रही है समझ में? ये इनका फंक्शन है। आगे मूव करें। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री इमिनेंट, यानी फर्स्ट रैंक। ये टर्म मुल्डर ने दिया था, बर्जीलियस ने इसे ऑफिशियली यूज किया था। प्रोटीन जो है ये डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा वेरिएशन मौजूद है। अच्छा, प्रोटीन के जो मोनोमर्स है वो क्या है? अमीनो एसिड। नेचर के अंदर 300 से ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो 300 के 300 प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करते। उनमें से 20 ऐसे हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उन्हें मैजिक 20 कहा जाता है। उन्हें 20 अल्फाबेट ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैजिक 20 अल्फाबेट ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज। अगर एक टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखें ना, तो अमीनो एसिड के अंदर आपको 3-4 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले तो इसके अंदर एक ग्रुप मौजूद होता है जिसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर NH2 ग्रुप मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है। अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, कि कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। दैट्स व्हाई इस पार्ट को बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कहा जाता है, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। यहां तक बातें आ रही है समझ में? अमीनो एसिड, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला R ग्रुप, इसे रेडिकल ग्रुप कहते हैं। ये अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करता है, रेडिकल ग्रुप। हर अमीनो एसिड में ये मुख्तलिफ होता है। डेट्स वाई एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर CH3 मौजूद हो सकता है, यहाँ पर OH मौजूद हो सकता है, यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, यहाँ पर कार्बन की बड़ी चेन मौजूद हो सकती है। अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड ये 3 स्ट्रक्चर तो सेम रहेंगे, रेडिकल ग्रुप जो है वो अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करेगा। यहाँ तक आ रही है बातें समझ में? जी जी, वो जो है कि अंडरलाइन करते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री इमिनेंट। प्री इमिनेंट का मतलब फर्स्ट रैंक, पहली रैंक वाला मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा जी, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन ये है, इन नेचर देयर आर मोर देन 300 अमीनो एसिड्स बट ओनली 20 कोड फॉर प्रोटीन नॉन एज मैजिक 20 और 20 अल्फाबेट ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज। यहाँ तक बातें आ रही है समझ में? और ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड देखा है हमने। अच्छा, फंक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है। प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना, वो होता है टिश्यू बिल्डिंग। टिश्यू की फॉर्मेशन करना प्रोटीन का मेन रोल है। समटाइम अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल करके एनर्जी भी ना प्रोवाइड कर सके ना, तो प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। दूसरा काम इसका एनर्जी प्रोवाइड करना भी है। अच्छा, प्रोटीन हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन दे आर द मेटाबॉलिक रेगुलेटर। हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, उसको कम करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड, इंसुलिन। और अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागोन। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, उसको रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन मौजूद है, कैल्सिटोनिन। कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो गया, तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन मौजूद है, पैराथॉर्मोन हार्मोन। और मेजोरिटी ऑफ दी हार्मोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मेजोरिटी, सारे के सारे नहीं, कुछ लिपिड से भी बने हुए होते हैं। मेजोरिटी ऑफ दी हार्मोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंटीबॉडीज भी हार्मोन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है? फॉरेन जो बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, उनके अगेंस्ट जो प्रोटीन बनती है उन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेन सेल पर जो चीज मौजूद होती है उन्हें एंटीजन कहा जाता है। ये भी प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। हमारे सेल पर जो रिसेप्टर होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी वाली भी होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? नाम बता सकते हैं आप उसका?
जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है जगह से दूसरी जगह? कोई है हमारी बॉडी में ऐसी कोई प्रोटीन? जी, आरबीसी के अंदर कौन सी प्रोटीन है वो? हेमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरी हेमोग्लोबिन से मिलती जुलती एक और प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो सिर्फ हमारे मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन, अच्छा, हेमोग्लोबिन का काम ये है कि वो ब्लड के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड सेल के अंदर, वो ऑक्सीजन को हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगी। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि हेमोग्लोबिन से प्रोटीन लेकर के स्टोर कर लेती है। दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल काम भी जो है, स्टोरेज का काम भी प्रोटीन का है। और भी बहुत सारे काम है, मैंने आपको कुछ ही काम बताए। एंजाइम के काम भी प्रोटीन एक करते हैं। ये बात आ रही है समझ में? तो ये प्रोटीन के काम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब तक मैंने आपको समझाया क्या है? मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन, प्रोटीन, प्री एमिनेंट, इनके मोनोमर सिंपल शुगर, इनके मोनोमर अमीनो एसिड। इनका काम जो है फूड स्टोरेज में होगा, एनर्जी प्रोवाइड करने में होगा, ठीक है, और स्ट्रक्चरल काम, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। प्रोटीन का काम एंजाइम की तरह, हार्मोन की तरह, एंटीबॉडी, एंटीजन की तरह और स्टोरेज ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा जो है टिश्यू बिल्डिंग में इनका मेन रोल होगा। यहाँ तक हमने यही समझा है। आगे मूव करते हैं, फैट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फैट जो है ना, फैट की डेफिनेशन ये है कि दे आर द फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंस। इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि फैट और फैट लाइक सब्सटेंस, इनके मोनोमर क्या है वो आपको याद रखने हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा, फैटी एसिड क्या है पता है आपको? आपने नाम सुना है कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड सुने? नहीं सुने? ठीक है, तो अभी देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे काइंड के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें COOH ग्रुप मौजूद हो, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। फैटी एसिड उन्हीं में से एक है। ठीक है, ऐसे काइंड के कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कानों से सुनना, जिसके अंदर मोर देन 16 अमीनो एसिड्स हैं, 16 कार्बन है, आई मीन टू से, उनको जो है कि फैटी एसिड कहा जाता है। इसी काइंड के कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जिनके अंदर मोर देन 60 कार्बन हैं, उन्हें फैटी एसिड कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? ग्लिसरॉल पता है? अल्कोहल का नाम सुना है? अल्कोहल, वो भी हाइड्रोकार्बन्स है। अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन जिनके अंदर OH ग्रुप मौजूद हो। अल्कोहल, ग्लिसरॉल ऐसे काइंड का अल्कोहल है जिनके अंदर तीन कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर अपने आप ही याद रख सको तो इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा, ये जो फैटी एसिड है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। ये देखें, कुछ फैटी एसिड सेचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा, और थोड़ा सा गलत? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बायोकेमिस्ट्री सेम ही। सेचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है ना, तो वो सेचुरेटेड है। अगर कार्बन में, दो कार्बनों के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, कहीं भी दो कार्बनों के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो अनसेचुरेटेड होता है। कुछ फैटी एसिड ऐसे हैं जिनमें अगर कार्बन की लंबी चेन मौजूद है, तो वो सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होगी। ये कौन से होंगे? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड? अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गई डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये क्या बन जाएगा? अनसेचुरेटेड एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसके अलावा है ना, कुछ फैटी एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। एसेंशियल कौन से होंगे? जो बॉडी के अंदर नहीं बनते, जो नहीं होते उनकी अहमियत है। ठीक है ना, जो नहीं होते उनकी अहमियत होती है। जो बॉडी में बनते हैं ना, वो नॉन एसेंशियल है, उनको एसेंशियल नहीं कहा जाता। सेम कहानी अमीनो एसिड पे भी अप्लाई होती है। 9 अमीनो एसिड, जो ये 20 मैंने बताया ना, उनमें से 9 जो है वो एसेंशियल है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। जो नहीं होता उसकी कदर होती है, वो हमें, जी हाँ, तो और उसके अलावा 11 जो है वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है, पता है वो 9 जो नॉन एसेंशियल, उनके नाम याद कर सकते हो? बता दूं नाम उनके? चलें जी, और अच्छा, उनको याद करने का निमोनिक भी है, मैं यहाँ पे निमोनिक लिखता हूँ। ठीक है, चलें जी। जी, निमोनिक है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज इल टुडे, इज इल टुडे, प्राइम मिनिस्टर इज इल टुडे। अच्छा जी, अच्छा आप सुनिएगा, पी फॉर फिनाइल एलानिन, ये अमीनो एसिड के नाम है। पी फॉर फिनाइल एलानिन, जो मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं ना, उनसे अमीनो एसिड कोड होंगे। फिनाइल एलानिन। एम फॉर मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन। अच्छा जी, आई फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, घबराना नहीं है नामों से। अच्छा जी, एल फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसके अलावा
थ्रियोनीन, आर्जिनिन, प्रोलिन, ये थोड़े से अलग है बेटा, ठीक है। फिनाइलएडेनिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, एल्जिनिन, प्रोलिन, ये कुछ अमीनो एसिड है जो एसेंशियल है, जो हमारे पास नहीं होते जी। अच्छा चलिए ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज इल टुडे, इसको याद करने का निमोनिक है, अगर याद कर सको तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर में तो याद हो जाए ना, हो जाएंगे जरूर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इज इल टुडे, ठीक है जी। चले अच्छा आगे मूव करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था वो फैटी एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो एसेंशियल है, ठीक है। जो सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो फिर वो हमें एसेंशियल कहाँ से मिलेंगे, हमारी डाइट से मिलेंगे। ये जो फैट जो कंपोनेंट होते हैं ये ज्यादातर हमें एनिमल डाइट जो है वहां से मिलते हैं, मीट से, ठीक है। इसके अलावा एग्स से, एग्स हैं, उसके अलावा फिश भी इनका बेस्ट सोर्स है। अच्छा एनर्जी फंक्शन इनका पहला फंक्शन है एनर्जी। देखिए फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉडी जो है फैट को एनर्जी के तौर पे यूज नहीं करती। अच्छा आपको पता है अगर सेम अमाउंट हम इसका फैट का लेके आ जाएं और कार्बोहाइड्रेट का लेके आ जाएं तो हमें ज्यादा एनर्जी फैट से मिलेगी। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 ग्राम फैट के मौजूद हैं और 100 ग्राम इस कार्बोहाइड्रेट के मौजूद हैं, तो जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देगा ना उसकी दुगनी एनर्जी देगा ये फैट। लेकिन बॉडी फैट को यूज करना प्रेफर नहीं करती, पता है क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी आइडियल नहीं है। फैट को एक तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए यानी एनर्जी हासिल करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इनके ऑक्सीडाइज होने की वजह से इनके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कीटोन बॉडीज बनती हैं और वो कीटोन बॉडीज ब्लड को एसिडिक बना देती हैं। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से बॉडी इनकी एनर्जी यूज नहीं करती। हाँ मजबूरी के तहत जो है कि इनको यूज किया जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। टिश्यू जी, अब मजबूरी ये कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही कम है बॉडी के अंदर, आपको सप्लाई ही नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसी डाइट ली जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, कम है, तो फिर बॉडी इसको यूज करेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा इसके अलावा कुछ ये जो है ना कुछ फैट जो है वो हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो फैट्स होते हैं ये हार्मोन बनाते हैं, मेनली है ना स्टेरॉइड हार्मोन, और स्टेरॉइड हार्मोन जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं, ये डिटरमाइन करवाते हैं मेल एंड फीमेल जेंडर। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि प्यूबर्टी के बाद डेवलप करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो इन हार्मोन्स की वजह से डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, मेल और फीमेल का की वॉइस का चेंज होना, मसल मास का डेवलप करना और ब्रिड का अपेयर होना। इसके अलावा बॉडी में प्यूबिक हेयर्स का अपेयर होना, ठीक है जी। आर्मपिट रीजन में हेयर्स का अपेयर होना। इसके अलावा जो है कि जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका डेवलप करना, ठीक है। फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होना, ये भी एक साइन होता है प्यूबर्टी का। तो ये हार्मोन बनवाते हैं, उनसे ये चीजें रेगुलेट होती हैं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन वगैरह जो है और प्रोजेस्टेरोन बर्थ हार्मोन जो है इनकी वजह से, प्रेगनेंसी हार्मोन इनकी वजह से बनता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन इन्हीं की वजह से बनता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, विटामिन की बात करते हैं। देखें कल हमने कुछ मिनरल्स की बात की थी, मैंने आपको बताया था मिनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। मिनरल के बारे में हमने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? ऑर्गेनिक में कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट होता है और कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा विटामिन कौन कौन से हैं? 2 तरह के विटामिन होते हैं हमारे पास, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल 2 तरीके के हैं, बी एंड सी, और जो फैट सोल्यूबल हैं वो एडीई के। ये जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो इनका रेगुलर अपटेक चाहिए होता है बॉडी को। ये जो फैट सोल्यूबल हैं ये हमारे लीवर और मसल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, तो इनका रेगुलर अपटेक नहीं, हफ्ते में मिल गए, 1.5 हफ्ते में मिल गए तो काफी है। अच्छा इनका जो नाम और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज ये आपको जरूर याद रखनी है। सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए होता है रेटिनोल। इसको पता है रेटिनोल क्यों कहते हैं? जब हम आई का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना, तो आई के अंदर 3 तरह की कोट्स होती हैं, आउटर कोर्नियोस्क्लेरल कोट, उसके अंदर वेस्कुलर कोट और उसके अंदर न्यूरल कोट। न्यूरल कोट के अंदर रेटिना होती है जहां हमारी इमेज बनती है, जो भी हम देख पा रहे हैं वो रेटिना की वजह से। रेटिना के अंदर कुछ केमिकल्स की फॉर्मेशन रेटिना के अंदर कुछ केमिकल्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए ये रेटिनोल रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है विटामिन ए हमें कैरेट के अंदर से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। अच्छा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये कि बंदा अगर ज्यादा रोशनी है, दिन का टाइम है तो अच्छे से देखेगा, लेकिन नाइट है, कम रोशनी है, बंदा देख नहीं पाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे हम।
अच्छा, उसके अलावा विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी को का कोई एज सच नाम नहीं है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग टाइप के विटामिन बी होते हैं, B1, B2, B6, B12 अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनका नाम मैंने नहीं लिखा। इनकी वजह से बेरी बेरी एक डिजीज है वो हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सी, बेटा बेरी बेरी एक डिजीज है, जी हाँ, जिसमें ये है कि ब्लिस्टर्स वगैरह अपीयर होते हैं बॉडी पर वगैरह वगैरह। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सकरवाई, इसकी वजह से सकरवाई डिजीज होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लड नहीं रुकेगा। अच्छा, कैल्सीफिरोल, विटामिन डी जो है कैल्सीफिरोल कहा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रैकेट्स होती है। रैकेट्स ज्वाइंट से रिलेटेड डिजीज है, ज्वाइंट जो है डिफॉर्म हो जाते हैं ऐसा, और ये ज्यादातर ये डिजीज होती है ओल्डर जो बंदे होते हैं उनके अंदर। ज्वाइंट इमूवेबल हो जाते हैं, बोन इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। विटामिन ई को टोकोफिरोल कहते हैं, इसकी वजह से भी कोई डिजीज होती है, मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, विटामिन के जो है एंटी हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक है। विटामिन के का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक है। अच्छा, अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और एक डिजीज होती है जिसे हम ब्लीडिंग टेंडेंसी कहते हैं, पर्सन को कट लगा, सारा ब्लड जो है लॉस हो जाएगा, और ब्लड के बह जाने की वजह से हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड को रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, इस वजह से इसको एंटी हेमोरेजिक कहते हैं। ब्लड का बाहर निकल के जमा होना हेमोरेज कहलाता है, उसको रोकने वाला एंटी हेमोरेज विटामिन के है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, लिख लिख कर नाम याद हो जाएंगे और उनसे होने वाली डिजीजेस भी आपको हो जाएंगी याद। आगे मूव करते हैं, मिनरल्स के बारे में समझते हैं। देखें, ये जी मिनरल्स कल भी हमने देखे थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कल हमने अलग अलग टाइप के मिनरल्स पढ़े थे, ठीक है। हमने कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की थी प्लांट्स के केस में। इसी तरीके से एनिमल के लिए भी बहुत सारे मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कोबाल्ट, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। ज्यादातर हमारी बुक में जो डिफाइन किया गया है वो कैल्शियम और फ्लोरीन, इसको आयरन को किया गया है। कैल्शियम के बहुत सारे काम है हमारी बॉडी के अंदर। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, सराउंडिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ना सेंसेस की मदद से, तो ये हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर एक एक्टिविटी हो रही होती है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मैं जितना भी कह रहा हूँ समझ पा रहे हो ना, ये इस वजह से हो रहा होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। उन एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन में इस कैल्शियम का रोल है। जो ना समझ पाए तो समझे कि एक्शन पोटेंशियल से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ब्रेन में ये भी टेंडेंसी है, जो काम की बात है ब्रेन उसको स्टोर रखता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो डिलीट करता रहता है, ठीक है, जो अनवांटेड है। अच्छा, कैल्शियम का पहला रोल तो ये हो गया नर्व एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन में। कैल्शियम हमारे ज्यादातर कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स में और टिप्स में डिपॉजिट होता है, तो इनको मजबूत बनाता है। अच्छा, इसके अलावा एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करना, बोन्स वगैरह के अंदर डिपॉजिट होना, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज को ये कैल्शियम रेगुलेट कर रहा होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल से इसे ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बोन जो है ये डिफॉर्म्ड हो जाएंगी, ये रैकेट्स वगैरह जो है, रैकेट्स इसी वजह से होती है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है जी। टिथ ज्यादा टिथ के अंदर ज्यादा डिपॉजिट होता है कैल्शियम। आयरन, आयरन आपको पता है कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है आयरन? हेमोग्लोबिन के अंदर। और इसका काम क्या है हेमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आयरन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन नहीं होगी, हेमोग्लोबिन नहीं होगी तो ब्लड ज्यादा रेड नहीं होगा, स्किन का कलर पेल हो जाएगा, ठीक है। बंदा थक जाएगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी। हार्ट समझेगा ये मेरा मसला है, ताकि जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा टिश्यूज को, हार्ट स्पीड से बीट करेगा। हार्ट जब स्पीड से बीट करेगा हार्ट का साइज भी बढ़ जाएगा, एक्रोमेगेली वगैरह कहते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। आगे मूव करें, ये आयरन और कैल्शियम का रोल इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको कुछ ना कुछ बताए हैं। अच्छा, वाटर के बारे में समझते हैं। लास्ट कंपोनेंट है हमारे फूड का वाटर। अब तक मैंने आपको समझाया ही क्या है, अब तक हमने ये देखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इसके अलावा इनके कंपोनेंट कौन से, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स जो है जो इनको शुगर कहा जाता है, प्रोटीन के मोनोमर जो है इनको अमीनो एसिड कहा जाता है, फैट के जो मोनोमर है फैटी एसिड ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। इनका मेन रोल ये था फूड स्ट्रक्चरल, ठीक है, फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह एक्ट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। फैट का काम एनर्जी प्रोवाइड करना, टिश्यू बिल्डिंग, हार्मोन की तरह करना। प्रोटीन की तो भरमार वाले फंक्शन हमने डिस्कस किए। उसके बाद थोड़ा सा हमने मिनरल्स के बारे में, उनकी डेफिशिएंसी देखी है। वाटर देखते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, पता है क्यों? क्यों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, लेकिन वाटर में प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, वाटर में इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, ठीक है जी, ऑर्गेनिक इतने नहीं है। बहरहाल ये है यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
वाटर के फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको ब्लड वाला लेक्चर थोड़ा ढंग से याद हो तो ब्लड के मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे, ब्लड के कितने कंपोनेंट बताए थे मैंने आपको, दो, कौन कौन से, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है ये कितना परसेंट होता है ब्लड का, 55% है अब तक तो, और ये होता है 45%, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर भी 90% वाटर होता है, ठीक है, और 10% सोल्यूट होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर जो मौजूद है, इसमें प्लाज्मा बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा था सिवाय गैसेस के। फूड को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, हॉर्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एंटीबॉडीज को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो ये चीजें किसके अंदर डिजोल्व है, ये वाटर के अंदर तो डिजोल्व हुई नहीं है, तो वाटर ही इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा कूलिंग इफेक्ट, जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो हमें पसीना आता है, पसीने की वजह से वाटर लॉस हो रहा है, इसके साथ हीट भी लॉस हो रही है, हमारी बॉडी पर कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बफर के बारे में मुझे कौन बताएगा, बफर क्या होता है, बफर नहीं मालूम, ठीक है। वाटर में ये एबिलिटी है कि वाटर ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता। ब्लड की पीएच क्या होती है पता है आपको, 7.3 टू 7.35। अगर इस ब्लड की पीएच में हल्का फुल्का भी चेंज आ गया ना तो बड़ी ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। ज्यादा हो गई बंदा कोमा में चले जाएगा, कम हो गई तो अलग डिसऑर्डर हो जाएंगे, डायबिटीज जैसे। तो लाजमी है कि ब्लड की पीएच मेंटेन रहे। ब्लड की पीएच मेंटेन रखने के लिए बफर की तरह वाटर एक्ट करता है। वाटर देखेगा कोई अगर एसिडिक कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है, ब्लड के अंदर कोई एसिडिक कंपोनेंट है तो वाटर बेस की तरह एक्ट करेगा। और बेस किस तरीके से एक्ट करती हैं, हाइड्रोजन डोनेट करती हैं या जो है कि गेन करती हैं, बेसिस गेन करती हैं। और वाटर जो है अगर देखेगा कि बेस मौजूद है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोजन देगा लेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, देगा, ठीक है। तो वाटर में दोनों कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से इसे बफर कहा जाता है। वाटर की हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है, यानी वाटर को अगर हमें हीट करना है तो हमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट का देना होगा, ठीक है। इससे ये होगा कि गर्मी कितनी भी बढ़ जाए हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज्यादा हीटअप नहीं होगा, बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ गया और बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो गई तो बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे परमानेंटली। इसके अलावा कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, इसका मतलब क्या था, सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसे कोहेसिव कहा जाता है, एडेसिव। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है आप मुझे बता सकते हो, अभी हमने ट्रांसपोर्ट का यूनिट ताजा खत्म किया है, कोहेसिव और एडेसिव मैंने कहाँ बताए थे आपको वहाँ, जी प्लांट ट्रांसपोर्ट के अंदर। क्या आपको याद है जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे जाइलम की, तो मैंने बताया था ना जाइलम के अंदर वाटर कॉलम बना हुआ होता है, ठीक है। ये वाटर कॉलम दो तरह की फोर्सेस की वजह से होता है, एक कोहेसिव जो कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान है, और दूसरी एडेसिव किसके दरमियान होती है, वाटर मॉलिक्यूल और किनके सेल्स, जाइलम या फ्लोएम के, जाइलम के, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स इसलिए होती है, ठीक है जी। फाइबर की बात करते हैं, फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होते हैं, दोज काइंड ऑफ डाइटरी कंपोनेंट विच एक्ट एज रफेज। प्लांट के वो सब्सटेंस जिनको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते उन्हें फाइबर कहा जाता है। दूसरे मेमल्स उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें फाइबर कहा जाता है। लेकिन ये फाइबर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये फाइबर क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रिड्यूस कर देते हैं। ये जब फाइबर मूव कर रहे होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से तो उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं इस तरीके से कि उनकी मोटिलिटी बढ़ा देते हैं। मैं आपको बता रहा था फाइबर जो है ना ये मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को रिड्यूस करेंगे। आ रही है बात समझ में, आगे मूव करते हैं, डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई चीज जो आपको ना समझ में आई हो, कोई इस बात नहीं, चले जा। फाइबर ये वो कंपोनेंट होते हैं प्लांट से मिले हुए जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को रिड्यूस करेंगे, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। इंटेस्टाइन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जब इंटेस्टाइन के अंदर से ये फाइबर मूव कर रहे होंगे तो इनके वॉल को इस तरीके से इरिटेट कर रहे होंगे नोटी बच्चों की तरह कि इनकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी। मोटिलिटी बढ़ती रहेगी तो अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन वगैरह होती रहेगी, वाटर मूव करता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं, डिसऑर्डर की डिस्कशन करते हैं। मैंने बताया है कि जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी के उनके फायदे हैं तो नुकसान भी है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी कुछ डिसऑर्डर है। सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं आप, यानी माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि किसी चीज का या तो हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना या हद से कम इस्तेमाल कर लेना। वो इंसान जिनको एक जैसा ही खाना बहुत बार मिल रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट के शौकीन, आप चॉकलेट ही खा रहे हैं और कुछ ले ही नहीं रहे जी, तो ये भी माल न्यूट्रिशन, आप भी माल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर अगर कमी हो जाएगी,
अगर किसी चीज की कमी भी बॉडी में हो जाएगी ना तो वो भी माल न्यूट्रिशन है। से फॉर एग्जाम्पल किसी को कैल्शियम नहीं मिल रहा अच्छी खासी मिकदार में, तो वो भी माल न्यूट्रिशन जी, तो वो भी माल न्यूट्रिशन का जो है पेशेंट हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? मोल न्यूट्रिशन जो है सही नहीं होता, इससे इससे जो है कि ओबेसिटी आती है, ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन नहीं रहता बंदे का, ठीक है, और डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो जाती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। केविशियोर का डिस्कस करते हैं। केविशियोर ये एक ऐसी काइंड की डिजीज है जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वाटर यहाँ पर रुका रहता है। ऐसे बच्चों का बेली यानी पेट रीजन पेट वाला जो रीजन है बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है, ठीक है, और बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल होंगे, पेट उनका निकला हुआ होगा जी। अगर अगर वहां पे भी ऐसा कोई आयंस के अंदर डिसबैलेंस हो गया तो वहां पे भी वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस कंडीशन को वाटर किसी जगह पे जब एक्यूमुलेट हो रहा होता है उसे इडीमा कहते हैं। इडीमा देखने के लिए मिलता है इनमें। दूसरी होती है मरासमस। मरासमस जो है इसके अंदर बच्चों की जो हाथ और जो पाँव है यानी आर्म और जो लेग्स हैं, आर्म और लेग्स जो होती हैं वो बिल्कुल मैचस्टिक जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल मैचस्टिक जैसी, बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती हैं, ठीक है, मरासमस कहा जाता है इस डिजीज को। अच्छा, ये ग्वाइटर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वाइटर आपने नाम सुना है? ग्वाइटर का नाम सुना है जी? नाम सुना है। ये देखिए हमारे नेक रीजन में जहाँ ट्रेकिया मौजूद है, ट्रेकिया के ऊपर जो है लेरिंक्स होता है, और लेरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है, लेरिंक्स से बिल्कुल सामने एक ग्लैंड जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम ये है कि ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और वो हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, वो बात हम नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द आयोडीन जो हम ले रहे होते हैं वो इस थायराइड ग्लैंड में डिपॉजिट हो रहा होता है। ये आपको दोनों कानों से समझनी है बात, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है ये साइज में बड़ा हो जाता है, और उस कंडीशन को हम ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर आप कोई ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें आयोडीन नहीं है तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? जी हाँ, आयोडाइज नमक आते हैं। इसके अलावा सी फूड जो है, जो फिशेस वगैरह है, इससे भी मिलता है। जो अनियन है, अनियन से भी हमें अच्छा खासा अमाउंट आयोडीन का मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एनीमिया आई मीन टू से, एनीमिया का मतलब ये होता है कि आरबीसीज जो है उनका अमाउंट कम हो जाना। आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाना, अगर आरबीसीज का अमाउंट कम होगा, वही बात ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा चीजें जी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बंदे की जो स्किन है पैल हो जाएगी, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी, और ऐसे बंदे जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया है? फूड कंपोनेंट डिस्कस किए और कुछ डिसऑर्डर। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।